लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक है दुबई। संयुक्त अरब अमीरात का यह शहर अपने स्काई स्क्रैपर्स, बेहिसाब दौलत और फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। आज की डेट में हर अमीर इंडियन चाहता है कि दुबई में उसका भी अपना एक घर हो। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा टाइम भी था जब ये दुबई भारत का ही हिस्सा हुआ करता था? नहीं, मैं किसी प्राचीन और फेरी टेल इतिहास वाली बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज से मुश्किल से 100 साल पहले ये शहर और ये देश भारत का ही हिस्सा था। यही नहीं, एक ऐसा मौका भी था जब भारत की आजादी के समय दुबई भी भारत के पास आ सकता था। यह इतिहास की ऐसी अनसुनी और चौंकाने वाली कहानी है जो अगर सच हो जाती तो आज दुनिया का नक्शा और जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से अलग होती। तो आज मैं आपको ले चलूंगा 20वीं सदी के उस इतिहास में जब दुबई भारत के पास हुआ करता था। भारत नया नया आजाद हुआ था और दुबई एक छोटा शांत बंदरगाह शहर था। भारत के पास पूरे मौके थे, लेकिन फिर भी ये जो शहर है ये भारत के हाथों में आने से छूट गया। आखिर क्या हुआ कि ये छोटा सा शहर भारत का हिस्सा बनने से रह गया? इस वीडियो में पूरी कहानी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत और खाड़ी देशों का रिश्ता सदियों पुराना है। यह केवल व्यापार का नहीं बल्कि सभ्यता का रिश्ता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही, यानी मेसोपोटामिया जिसे आज का इराक कहते हैं, और खाड़ी के बंदरगाहों के बीच में ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं। भारतीय मसाले, कपड़े और मोती खाड़ी के रास्ते ही दुनिया भर में जाते थे। मिडिल एजेस में जब यूरोपियन व्यापारी भारत आए तो उन्हें पता चला कि भारतीय व्यापारी पहले से ही अरब और पर्शियन गल्फ के साथ बहुत ही इंटेंस ट्रेड कर रहे थे। भारतीय समुदाय खाड़ी के शहरों में बस गए थे और उनका कल्चर, उनके खान पान की आदतें और लैंग्वेज का इम्पैक्ट वहाँ साफ दिखाई देता था। खास तौर पर गुजरात और केरल के जो ट्रेडर्स थे वहाँ पर इनका दबदबा होता था। ये जहाज़ों पर बैठकर मसाले, कपड़े और दूसरे सामान ले जाते थे और वहाँ से खजूर, मोती और घोड़े लेकर आते थे। इन्हीं ट्रेडर्स ने खाड़ी की ट्रेड को एक नई दिशा दी। वो न केवल सामान बेचते थे बल्कि बैंकिंग, शिपिंग और दूसरी कई सर्विसेज में भी शामिल होते थे। उनका वहाँ की लोकल इकोनॉमी पर अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता था। यही वजह है कि आगे चलकर ब्रिटिशर्स की नज़र में भी ये पूरा का पूरा एरिया भी आया। इसके पीछे की खास वजह थी सी रूट पर कंट्रोल और फ्रेंच एम्पायर के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर को काउंटर बैलेंस करना। और सबसे बढ़कर बात यह थी कि भारत की सिक्योरिटी। ब्रिटेन ने महसूस किया कि अगर खाड़ी के एरिया पर कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत में भी उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने इन एरियाज पर कंट्रोल करने की कोशिश की। 1820 के दशक से लेकर 1900 के बीच गल्फ के कोस्टल इलाकों के साथ ब्रिटेन ने कई ट्रीटीज की, जैसे कि जनरल मैरीटाइम ट्रीटी ऑफ 1820। इस ट्रीटी से आज के यूएई के जो शेख हैं वो ब्रिटेन के अधीन आ गए। कहने का मतलब है कि भारत के साथ साथ ब्रिटिशर्स जो थे वो मिडिल ईस्ट के देशों पर भी रूल कर रहे थे। भारत इनके लिए अगर क्राउन ज्वेल था तो मिडिल ईस्ट, आज के छोटे छोटे देश, इनके लिए ट्रूशियल स्टेट थे। ट्रूशियल स्टेट्स का हिंदी में मतलब होता है संधि आधारित राज्य। यह शब्द उन 7 शेख डोमो यानी शेखों के शासन वाले क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल होता था जो 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आते थे और जिन्होंने ब्रिटेन के साथ अलग अलग संधियां की थी। ये 7 राज्य पर्शियन गल्फ के सदर्न कोस्ट लाइन पर मौजूद थे। इन देशों ने 1820 से 1892 के बीच ब्रिटेन के साथ सुरक्षात्मक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, कलबारास, अल खैमा, शारजा, अल क्वैन, ये सारे स्टेट्स आते हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो इन्हीं शेख डोमो ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना भी की थी। खैर, इन ट्रूशियल स्टेट्स पर ब्रिटिशर्स की गहरी पकड़ होती थी। ये सभी राज्य ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे, यानी अंग्रेजों की सुरक्षा में चलते थे। अंग्रेजों की यहाँ पर प्रेजेंस एक मकसद के तहत थी। मैप देखकर आप ये समझ सकते हो कि ये सभी देश एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर पड़ते थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि इस ट्रेड रूट पर और यहाँ के ऑयल रिजर्व पर इनका कब्जा रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पूरे इलाके की इकोनॉमी सीधे तौर पर भारत से जुड़ी थी। ब्रिटिश एम्पायर ने गल्फ क्षेत्रों का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश इंडिया के तहत रखा था, यानी दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ये सभी देश सीधे लंदन से नहीं चलते थे बल्कि बॉम्बे या कराची से कंट्रोल होते थे।
यहां तैनात ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट उन खाड़ी देशों में भी कार्यरत होते थे। अब चाहे ट्रेड हो, बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हो या खाड़ी देशों का कोई पॉलिटिकल डिसीजन भी जो लेना होता था वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की एग्रीमेंट से ही लिया जाता था। यहां तक कि गल्फ में तैनात ब्रिटिश नेवी भी बॉम्बे से ही निर्देश लेती थी। गल्फ देशों की सुरक्षा के लिए जिन सैनिकों की जरूरत थी वो ज्यादातर इंडियन सोल्जर्स होते थे, खासकर पंजाब, बिहार और अवध रेजिमेंट के लोग होते थे। ब्रिटिशर्स ने इन भारतीयों को खाड़ी में बंदरगाहों, तेल क्षेत्रों और प्रशासनिक कार्यालयों में भी लगाया। यानी भारत सिर्फ उपयोग नहीं कर रहा था बल्कि इनके लिए संसाधन भी था। ये सभी स्टेट इस तरह से भारत से जुड़े थे कि उस दौर में इंडियन पासपोर्ट आज के देश यमन तक में जारी होते थे। भारत का वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट जो है वो तब यमन को ही माना जाता था। इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा अंग्रेज गवर्न भी करते थे। साल 1931 में महात्मा गांधी ने यमन का दौरा भी किया था और तब उनको लगा कि अरब के कई जवान लड़के खुद को इंडियन नेशनलिस्ट मानते थे। यही नहीं, इन देशों में जो करेंसी चलती थी वो भी इंडियन रुपया होती थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यहाँ पर भारतीय रुपये का बोलबाला होता था। यही नहीं, भारत की आज़ादी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाड़ी देशों में भारत की मुद्रा को गल्फ रुपी के नाम से भी जारी किया था। इसका मकसद था भारतीय रुपये को विदेश में तस्करी से रोकना और खाड़ी देशों के साथ व्यापार को आसान बनाना। इतिहासकार पवन के वर्मा अपनी किताब बीइंग इंडियन में लिखते हैं कि भारत और खाड़ी के बीच के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं थे बल्कि कल्चरल और सोशल भी थे। गल्फ रुपी सिर्फ एक मुद्रा नहीं थी बल्कि यह भारत के आर्थिक प्रभाव और प्रभुत्व का भी प्रतीक था। यह दिखाता था कि खाड़ी के लोग व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भारत पर कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे। असल में ब्रिटेन चाहता था कि खाड़ी के एरिया से मोती, खजूर और बाद में जो तेल का ट्रेड है वो सेफ रहे और इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिले। इसके लिए उन्होंने इंडियन बैंकर्स, ट्रेडर्स और एजेंट्स को भेजा, जैसे बॉम्बे और सूरत के व्यापारी जो दुबई और शारजाह में जाकर बस गए। इससे हुआ यह कि खाड़ी में ब्रिटिश नेटवर्क और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस दौर में भी ब्रिटिश या भारत के बहुत कम लोगों को इस बारे में पता था। यहां तक कि ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के मैप में इस हिस्से को बहुत सीक्रेट के साथ पब्लिश किया जाता था, जिसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक थी। खास तौर पर अरब के एरिया में इस तरह का मैप पब्लिक ही नहीं किया गया ताकि वहां मौजूद ऑटोमन एम्पायर और साथ ही साथ सऊदी अरब को इससे बुरा ना लगे और वो लोग भड़क ना जाए। हालांकि आगे चलकर हुआ ये कि हालात काफी बदल गए। 1920 के दशक तक आते आते इंडियन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा बदलाव आने लगे थे। 1920 तक बड़ा बदलाव ये आया कि इंडियन नेशनलिस्ट ने इंडिया को एक एम्पायर के साथ साथ महाभारत के कल्चरल नक्शे के तौर पर देखना शुरू कर दिया। अब इस नक्शे में यमन और दुबई जैसे क्षेत्र तो आते नहीं थे, इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार ने भारत की ताकत को कम करने की सोची। वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर लगभग खत्म हो चुका था और इस साम्राज्य से जो खतरा है वो भी खत्म हो चुका था। इन्हीं सब बदलावों को देखते हुए भारत के मिडिल ईस्ट के बॉर्डर को काटने की शुरुआत कर दी गई। 1 अप्रैल 1937 को पहला बड़ा बदलाव होता है और अदन, जो अब यमन में है, उसको भारत से अलग कर दिया गया। इस बात की घोषणा करते हुए जॉर्ज द फिफ्थ के मैसेज को पढ़ा गया जो कहता है, अदन करीब 100 साल से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन का हिस्सा रहा है। अब इसका भारत से राजनीतिक संबंध खत्म हो जाएगा और यह ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह अदन सबसे पहले अलग हो गया था। लेकिन दूसरे एरिया जैसे कि दुबई और कुवैत अगले 10 साल तक भारत सरकार के पास ही रहे थे। 1940 के दशक तक जब देश आज़ाद होने वाला था तब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि आज़ादी के बाद भारत या पाकिस्तान को गल्फ एरियाज की जिम्मेदारी दी जाए या ना दी जाए। हालांकि बाद में तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान में से किसी को भी गल्फ की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से दुबई से लेकर कुवैत तक के खाड़ी के देश 1 अप्रैल 1947 को भारत से पूरी तरह से अलग कर दिए गए। वहीं भारत और पाकिस्तान को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई बंटवारे के साथ। जिस वक्त देश को आज़ादी मिलनी थी और जब सरदार पटेल से लेकर जिन्ना अपने अपने देश के लिए रियासतों को मिलाने में लगे थे, उस वक्त अरब देशों का नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया। उस वक्त के माहौल में बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था। अगर उस वक्त ये बदलाव अंग्रेज नहीं करते तो शायद आज खाड़ी के देश भी भारत या फिर पाकिस्तान का हिस्सा होते, ठीक वैसे ही जैसे जयपुर, हैदराबाद या बहावलपुर जैसे रियासतें जुड़ी थी। खैर,
भारत की आजादी के बाद जब ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट इटली ने भारत से सेना हटाने के साथ साथ अरब के इलाकों से भी सेना हटाने का प्रस्ताव रखा तो खाड़ी के देशों ने इसका विरोध किया। इसकी वजह से अगले 24 साल तक यानी लगभग 1970 तक ब्रिटेन ने खाड़ी के देशों पर अपनी पकड़ बनाकर रखी। अंतर बस ये हो गया था कि अब अरब राज भारत के वायसराय को नहीं बल्कि लंदन में मौजूद व्हाइट हॉल को रिपोर्ट करता था। हालांकि दोस्तों उस वक्त की ऑफिशियल करेंसी अभी भी भारतीय रुपया थी। यहाँ जाने के लिए ब्रिटिश इंडिया लाइन नाम की एक शिपिंग सर्विस थी जो सबसे आसान साधन थी और 30 से ज़्यादा अरब रियासतों पर ब्रिटिश रेजिडेंट्स राज करते थे जिन्होंने अपना करियर भारत में पॉलिटिकल सर्विस से शुरू किया था। यही चीज़ बदस्तूर जारी रही भारत की आज़ादी के बाद भी। 60 के दशक तक भारत और इन क्रूशियल स्टेट्स के बीच संबंध जारी रहे, लेकिन 1969 में ब्रिटेन ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। ब्रिटेन ने घोषणा की कि 1971 तक वो गल्फ देशों से अपनी सेना को पूरी तरह से हटा लेगा। यह खबर खाड़ी के क्रूशियल स्टेट्स के लिए भूकंप की तरह थी। ब्रिटेन की आर्मी हटाने का मतलब था ये सातों देश ईरान और सऊदी अरब के बीच में फंस गए थे। इन राज्यों को डर था कि कल को ब्रिटेन के जाने के बाद ये ताकतवर देश हमला करके उन पर कब्जा कर लेंगे। यही वजह है कि फ्यूचर में ऐसा कोई खतरा ना आए, इसके लिए ये सभी देश एक हो गए और इन 7 राज्यों ने मिलकर एक नया अमीरात बनाया जिसे संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। आखिरकार 1971 तक अदन, दुबई और यमन जैसे देशों में चलने वाला भारतीय रुपया भी बंद हो गया और यहाँ पर अपनी एक नई करेंसी बन गई जो इन देशों ने अपनी कॉमन करेंसी बनाई थी। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसमें कि मैंने बताया है कि कैसे हज रुपी जो है वो चलता था। इसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। खैर, रुपए का चलन बंद होने के बाद खाड़ी के देशों से भारत का ये कनेक्शन टूट गया। ब्रिटिश साम्राज्य के टूटने से बने जितने देश थे उसमें से सिर्फ खाड़ी के देश ही ऐसे देश थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत से अपने पुराने रिश्तों को लगभग मिटा दिया। आज बहरीन से लेकर दुबई तक ब्रिटेन से रिश्तों को तो याद किया जाता है, लेकिन ये देश कभी दिल्ली से शासित हुए थे, ये बात हमेशा के लिए भुला दी गई। 2009 में राइटर पॉल रिच ने कतर के एक बुजुर्ग आदमी की बात को नोट किया था। उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया था कि जब वो छोटे थे तब भारतीय लोग एक खास दर्जे के माने जाते थे और उन्हें बहुत खुशी है कि अब उल्टी स्थिति हो गई है। आज वही भारतीय खाड़ी में नौकर बनकर आते हैं। जाहिर है दोस्तों कि आज की डेट में दुबई, जो कभी भारत के लिए एक छोटी सी चौकी के बराबर था जहां पर तोपों की सलामी तक नहीं होती थी, वही दुबई आज मिडिल ईस्ट का सबसे शानदार शहर बन चुका है। आज की डेट में भी खाड़ी के देशों में रहने वाले करोड़ों इंडियंस को ये सच्चाई नहीं पता होगी कि कभी ऐसा भी वक्त था जब खाड़ी के तेल समृद्ध देश भारत या पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे जयपुर, हैदराबाद या बहावलपुर। साम्राज्य के आखिरी दिनों में लिए गए एक प्रशासनिक फैसले ने इस ऐतिहासिक कड़ी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी वो अनसुनी और अनोखी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। एक ऐसा प्रस्ताव जिसने भारत, अरब और ब्रिटेन तीनों की दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मौका जो भारत के हाथों में आते आते रह गया और शायद इसी वजह से दुबई जो है वो कभी भी भारत के पास नहीं आ पाया। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.